This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। प्रोग्राम यूहू यूथ पार्लियामेंट के साथ इस साल फिर एक दफ़ा रमज़ान में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ ज्वाइन किया है ईमन सलीम ने। ईमन अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? आज आप कंपेयरिंग कर रही हैं, आप एक लास्ट ईयर जो है वो एज अ गेस्ट जो हैं इस प्रोग्राम में आई थी। पहले मुझे ये लगता था कि आप जहाँ बैठे हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि आसान काम है, और जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि मैं इधर बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सीट ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह हम क्योंकि एक डिस्कशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, हमारे साथ यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, तो इंशाल्लाह कैजुअली जाएगा। मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि यूथ पार्लियामेंट ने इस साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। पिछले दिनों हमारा 3rd यूथ पार्लियामेंट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है अभी 2 दिन पहले ही हुआ, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। डिफरेंट थीम्स पर हमने काम किया है। इस लाइव शो का मकसद भी ये है कि इस रमज़ान में हम मुख्तलिफ एरियाज़ पे बात करें, करैक्टर बिल्डिंग पे बात करें, नेशन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे बात करें, कुछ यूथ के व्यूज़ जान सकें। और इसीलिए ईमन को भी हमने यहाँ पे ख़ास तौर पे बुलाया है कि ये यूथ पार्लियामेंट के यूथ एम्बेसडर हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, और वो कारनामा ये था कि क्या कारनामा था कि वो एक गाड़ी जो थी, बता दें थोड़ा सा। स्मार्ट कार थी, उसमें 19 गर्ल्स को क्रैम किया था। ठीक है। इसके अलावा ने डियाना अवार्ड भी मिल चुका है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट जो हमेशा की तरह ऐसे ही कुछ रहेगा कि एक गेस्ट होंगे वीआईपी, और इसके अलावा हमारे 3 यूथ पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। हम दावत देते हैं अब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे मेंबर्स हैं, उसके अलावा तमाम नौजवानों को कि वो हमारी वेबसाइट youthparliament.com.pk पे विज़िट करें। फेसबुक पे हमारा पेज है यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का, उस पर विज़िट करें और उसके ज़रिए हमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गेस्ट का तारुफ होना चाहिए। मैं आज हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हायर एजुकेशन पे है, तो जब हम रिजवाना में सोच रहे थे कि हम ऐसी कौन सी शख्सियत को बुलाएं जो इस टॉपिक के लिए सूटेबल हो, तो हमारे दिमाग में चंद ही नाम आए, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन से रिलेटेड चंद ही ऐसे लोग हैं जिनको आप बुला के हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर से इंटरैक्ट करा सकते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आया है डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जो लोग, वैसे तो आप सब इनके बारे में जानते होंगे, बट जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आपको बताती चलूँ, करंटली ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। ही वाज आल्सो द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर IBA। इसके अलावा इन्हें सितारा इम्तियाज़ का भी अवार्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी भाई आपको काफ़ी रिकग्नाइज़ किया गया, और जापान का 2nd मोस्ट फेमस अवार्ड जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन भी आपको मिला। सो सर, वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया बहुत। इसके बाद अब मैं चाहूँगी कि हम हमारे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिरा अशरफ, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ पार्लियामेंट की। आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अशरफ है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ पार्लियामेंट की। अभी करंटली मैंने ग्रेजुएट किया है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से। राइट नाउ मैं अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर रही हूँ, वो भी बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूथ पार्लियामेंट जब 2005 में कायम हुई, 14 अगस्त 2005 को, उस वक्त से हिरा जो है हमारे साथ हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हिरा नॉन स्टॉप जो है, उस वक्त डॉक्टर नहीं थी, अब डॉक्टर हो गई। माशाल्लाह। हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, मलिहा सहर, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं YP की सिंध में। आप अपने बारे में भी प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm doing MPhil PhD from Karachi University in social work, and I'm also the joint secretary of Youth Parliament. That's great। और मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी हमारी पुरानी मेंबर रह चुकी हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद भाई हमारे प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं यूथ पार्लियामेंट सिंध के, हसन चारूलिया। अस्सलाम वालेकुम, और आप भी प्लीज़ अपना कुछ और इंट्रोडक्शन अगर कराना चाहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने मास्टर्स किया है बिस्टक यूनिवर्सिटी से HR ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, और अभी रिसेंटली जो है यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ का सिंध से। जी, ये तो आपने इंट्रोडक्शन देखा यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स का, और डॉक्टर वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और
ایشوز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اپارچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، مواقع بھی بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑے مسائل جو ہم دیکھتے ہیں ان میں اگر سب کی بات کرنا شروع کر دیں ایک پروگرام میں تو ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ان لائیو شوز میں جو ایوری فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تینوں دن آپ یعنی ویکینڈ کے موقع پر شام 5 سے 6 آپ رمضان میں دیکھ سکیں گے، تو ہم کوئی ایک ایشو لے کر آئیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کی، ڈاکٹر وہاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا حال ہے اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کا؟ ایجوکیشن کا حال جو ہے وہ بہت ہی برا ہے اور بد سے بدتر ہو رہا ہے. تعداد کے لحاظ سے تو بہتری ہو رہی ہے، یعنی نئے ادارے کھل رہے ہیں، لیکن معیار کے لحاظ سے اور جو تعلیم کا مقصد ہے کہ معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا جائے، وہ نہیں ہو رہا اصل میں. ہمارے معاشرے میں مایوسی ہے، ہمارے معاشرے میں احساس کمتری ہے، مغرب کی ترقی کی وجہ سے اور ہماری ناکامیوں کی وجہ سے بھی احساس کمتری ہے کہ ایک ملک کی حیثیت سے. اچھا یہ بتائیں سر، اس ذمہ دار تو اسٹیٹ ہے نا، یعنی جو حکومت ہے، جو سرکار ہے، جو مشینری ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ایجوکیشن منسٹر، یہ ذمہ دار ہے نا. اگر کہیں کوئی پرابلم ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا یکساں تعلیمی نظام نہیں ہے تو اس کا آپ قصوروار حکومت کو کہیں گے، ٹیچرز کو کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر یا صدر ایک ایک فرد ہوتے ہیں، تو جب تک پورا معاشرہ اچھا ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر معاشرہ بحیثیت مجموعی صحیح نہ ہو تو پھر ایک آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، جو میرے خیال ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو ذمہ دار سارے لوگ ہیں. اب الیکشن ہوتے ہیں، ایک آدمی کی ڈگری جعلی ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو اس سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے والد پر بہت بڑا الزام، ٹھیک ہے، بھائی پر بہت بڑا الزام، لیکن وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. کیونکہ یہاں الیکشن جو ہے نا وہ پارٹی پروگرامز کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہاں پر ہوتا ہے برادری پر سب سے پہلے. سر ہم ایجوکیشن پہ رہتے ہیں، پولیٹکس پہ جو ہے پھر وہ اچھا کچھ تو بہتری نظر آ رہی ہے. جیسے کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جو اسکول کو کہ گورنمنٹ اسکول تھے لیکن معیار بہت اچھا تھا، یا یونیورسٹیز کم تھیں، تعداد تو بڑھی ہیں. جی تعداد بالکل بڑھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آبادی بھی بڑھی ہے، لیکن نہیں، آبادی تو میرے خیال ہے تعلیمی ادارے بہت اچھے ہیں، کافی بڑے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایسے افراد پیدا کرنا جو معاشرے کی رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے سر، یہ سسٹم کی بات کرتے ہیں. ایمن آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ڈیفیکلٹی نظر آتی ہے جب آپ خود پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میری بات سے شاید اگری بھی کریں کہ یہ جو ڈفرینس ہے او لیولز اور اے لیولز کا اور میٹرک سسٹم کا، مجھے لگتا ہے ایز اے نیشن ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ ڈفرینس بہت ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں. میں آپ سے بلکہ پرسنلی یہ سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس چیز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ ایک یونیفائڈ ایجوکیشنل سسٹم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ایز اے یونیفائڈ کنٹری ہم ترقی کیسے کر پائیں گے؟ جی ہم دو قسم کی نسلیں تیار کر رہے ہیں. بالکل. یعنی ایک نسل جو انگریزی بول سکتی ہے جی بہت اچھے روانی کے ساتھ اور ایکسنٹ کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں. اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ قابلیت کا واحد معیار جو ہے وہ انگریزی بن گئی ہے. انگریزی بہت اچھی زبان ہے، بہت ضروری ہے، علم اس میں بہت ہے، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ صرف جو انگریزی بولنے والا ہے وہی قابل ہے اور جو بیچارہ اٹک کے بولے یا اسے ذرا لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دیکھیے یہ ہے، جو پہلی چیز تو یہ ہمیں دوسروں سے سیکھنا چاہیے. ہندوستان میں 1965 میں یہ جو کیمبرج سسٹم تھا انہوں نے ختم کر دیا بالکل، اور ساری توجہ اس بات پر دی کہ ان کے اپنے جو اسکول ہیں وہ بہتر ہوں. ایک زمانہ تھا جب کہ مثال دی جاتی تھی سرکاری اسکولوں کی، اور بہت لوگ خواہشمند ہوتے تھے کہ سرکاری اسکولوں میں جائیں. کراچی میں بھی ایسے اسکول تھے، لاہور میں ہر جگہ تھے. تو اب ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا. وہاں کوئی انتظام ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ لوگ
पढ़ाने भी जाते हैं, नहीं जाते। कॉलेजों में तो मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ अभी जो सिस्टम मौजूद है, जैसे हम शुरू करें ना मदरसा सिस्टम, यानी पैसे की बुनियाद पे सिस्टम है, यानी जिसके पास कुछ नहीं है वो जो है यानी खाना पीना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा मदरसे में। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के जो सिस्टम आ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो गली मोहल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि जनाब कंप्यूटराइज रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद ओ लेवल ए लेवल आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले से बता देते हैं कौन मौलवी बनेगा, कौन क्लर्क बनेगा, कौन हाकिम बनेगा। ये जो वन एजुकेशन सिस्टम जो है, आपको किसी सियासी जमात के एजेंडे में नज़र आया है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ जाए तो ये सिस्टम जो है पूरे मुल्क में जो है एक हो जाएगा और फिर टैलेंट की बुनियाद पे लोग आगे आएंगे? नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ तवज्जो दी ही नहीं गई। और तवज्जो जो है वो आपस में लड़ने झगड़ने और गलत तरीक़ों से इक़्तिदार हासिल करने और दौलत हासिल करने पर दिए गए। ठीक है, इनकी तरफ आते हैं जी। क्या सवाल करना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन आप कोई बेसिक एजुकेशन का या हायर एजुकेशन का जो आपके जहन के अंदर है? मैं सबसे पहले तो ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए कि जब आपके स्टूडेंट, अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, अगर वो ग्रेजुएट पास हो रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का एक प्रिंसिपल लगाना चाहिए, लॉ लगाना चाहिए कि उनके 6 महीने की टेक्निकल एजुकेशन भी हो। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये होता है कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री उस वक्त तक नहीं मिलती है कि जब तक वो टेक्निकल एजुकेशन का कोई कोर्स ना हासिल कर लें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और उसका रेशो बहुत। जी डॉक्टर साहब जवाब देंगे इसका प्लीज़। देखिए, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो एक एटीट्यूड है जो शुरू से पैदा किया जाता है। आप बाहर के मुल्कों में काफ़ी रहा हूँ, अमेरिका में, कनाडा, जापान वगैरह में, तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं मशीनों को, खिलौनों को इस्तेमाल करना, उनको खोलना, उनको दोबारा से जोड़ना। तो ये टेक्निकल जो एटीट्यूड है ना, ये बड़ा ज़रूरी इसलिए है। और अफसोसनाक बात क्या है कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं इस वक्त बशमूल पाकिस्तान के, अगर ये पूछा जाए कि आज दुनिया में जो हमें सहूलतें हासिल हैं, ये गाड़ियाँ, ये हवाई जहाज़, ये टेलीविज़न, ये मोबाइल, ये किसने ईजाद किए? किसी मुसलमान का अफसोस चीज़नाक चीज़ एक हिस्सा नहीं है। ये जो बाल पॉइंट पेन रखा हुआ है मेज़ पर, ये भी किसी मुसलमान ने ईजाद नहीं किया। तो ये चीज़ के हम ज़िंदगी को आसान बनाए। देखिए, मशीन क्या है, एक बहुत बड़ी ताकत आपको दे देती है। आप थक जाते हैं, आपकी सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है काम करने की जितनी मशीन की होती है। तो वो चीज़ शुरू से पैदा की जाती है। तो इस बात की जो अभी बताया आपने, बहुत ही अहमियत है कि हम ये एटीट्यूड पैदा करें ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और हम भी दुनिया में कोई नाम पैदा कर सकें। जी ठीक है। इमन का ये फर्स्ट शो है आज, मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में फर्स्ट शो कर रही हैं जी, होस्ट। चलें आप ब्रेक लें फिर। चले हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ हमारे यही 3 मेंबर्स रहेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ रहेंगे, हायर एजुकेशन पे थोड़ी और बात करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं। This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo.